and I will be taking your political theory class today and maybe tomorrow. Any questions right now? Uh, uh, yes, I think Yogesh, you should start now. There are enough people. They would. Okay, I will start. Okay. Okay. You are audible, I think. किसी और को I think सबको आवाज आ रही है योगेश की? किसी को अगर इशू हो रहा? Everybody is able to hear him? Yes. Yes. Okay. Fine. ठीक है योगेश, you can start and I think and Yogesh would be teaching you in the bilingual. Basically, he's from Hindi medium also. तो जिन लोगों को हिंदी का भी कोई question हो, they are facing an issue, they can ask from Yogesh. Yogesh is from Hindi medium and he has done JRF also. So basically, he's I think well qualified to teach you political theory. Fine. Yogesh, you can start your topic now. Thanks. Good evening, everyone. We will start with liberty, I think. गाइस, कितने लोगों ने आपने इससे पहले लिबर्टी ओपी गाबा से पढ़ी है? कोई बता सकता है? ओपी गाबा या कहीं से भी, किसी भी बुक से? जी हाँ केशव, हाँ जी पढ़िए। हेलो, Yes sir, I have read. बेसिक आइडिया मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी लोगों को हल्का फुल्का लिबर्टी के इक्वलिटी के बारे में होगा, उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। अगर कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो वो बता सकता है अभी। Hi sir, I've never read कि क्या है सर, कभी नहीं पढ़ा है। कभी नहीं पढ़ा? ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है उन लोगों को समझ में आ जाए, मैं उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट हम लिबर्टी स्टार्ट करते हैं। लिबर्टी यूजुअली हम इसको हम सबसे अटैच्ड कॉन्सेप्ट मानते हैं कि यार लिबरलिज्म से है, लेकिन लिबर्टी को एज ए फ्रीडम के सेंस में आप हर आइडियोलॉजी, इवन आइडियोलॉजी अगर नहीं कहें, रजीम कहें, तो इवन आपकी जो अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन रजीम्स भी होती हैं, वो भी फ्रीडम को इन थियरी या इन प्रिंसिपल वो सभी लोग अटमोस्ट प्रायोरिटी देते हैं फ्रीडम के नाम पे। तो लिबर्टी एक ऐसा कॉन्सेप्ट ना समझा जाए कि जो केवल लिबरलिज्म से कनेक्टेड है या लिबरलिज्म का टेनेंस है। सभी थियरीज किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से हमेशा लिबर्टी की बात करती होंगी या फ्रीडम की बात करती होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। लिबर्टी को हम बेसिकली 3 डायमेंशन में मान के चलते हैं, सिविल लिबर्टी और आपका पॉलिटिकल लिबर्टी एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। मैं तीनों को पहले शॉर्ट में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या है। तो सबसे पहले सिविल लिबर्टी को भी
फिर कैटेगराइज किया जाता है 3 पार्ट्स में। आप मान सकते हैं इसको कि फर्स्ट है आपका कि आपको फिजिकल इंजरी से, अकॉर्डिंग टू बार्कर, आपको फिजिकल इंजरी और थ्रेट से फ्रीडम होनी चाहिए। आपको कहीं चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आपको ये ना लगे कि कोई मुझे फिजिकल इंजरी कर देगा या मुझे थ्रेट, या मेरे को फिजिकल इंजरी की थ्रेट है, तो ये सिविल लिबर्टी का पहला ये रहेगा। ये बहुत अनकंटेस्टेड व्यू है, कोई भी व्यू हो इस चीज को कंटेस्ट नहीं करता है कि आप सिविल लिबर्टी के इस फर्स्ट प्रिंसिपल को हमेशा माना जाएगा कि यार सभी आइडियोलॉजी अटमोस्ट प्रायोरिटी देती है कि ये चीज रहना चाहिए। दूसरा है फ्रीडम, और फ्रीडम इन मिल्स टर्म फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ये कंटेस्टेड व्यू कुछ आइडियोलॉजी में हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना कंटेस्टेड नहीं है कि जेएस मिल सिविल लिबर्टी के इस वाले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और दूसरा जेएस मिल आपके एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, तो आप जेएस मिल के बारे में जब ओपिगावा पढ़ेंगे तो इसी क्रोनोलॉजी में उसने भी बता रखा होगा। आप एक बार जेएस मिल वाला और अर्नेस्ट बार्कर वाला ये सब चीजें ढंग से देख लीजिएगा, अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। उसके बाद आपका है लिबर्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी बेसिकली लिबरलिज्म का ही प्रिंसिपल है कि आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक, आपको अगर लेबर के इसके बारे में बात करेंगे तो लेबर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है कि हाउ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फॉलोड। अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया है तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसे ब्रेक करते हैं तो यू विल गेट सम पेनल्टी और सम फाइन फॉर डूइंग सो। तो इसके लिए शुरुआती ये बहुत मैं क्लासिकल लिबरलिज्म की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एलटी हॉबहाउस इस व्यू को कंटेस्ट करते हैं, इसको थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि इंसिस्ट ऑन द इनिशियल इक्वालिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इन दिस मैनर। तो जब जैसे जैसे लिबरलिज्म आगे बढ़ेगा तो जैसे स्लेवरी है, स्लेवरी भी एक टाइप से कॉन्ट्रैक्ट माना जाता था, क्योंकि कुछ जैसे मतलब सिविल वॉर से पहले कुछ जो स्लेवरी के समर्थक थे वो ये मानते थे कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मतलब स्लेव्स को पूरा करना ही होगा। तो आप स्लेवरी में एंटर नहीं कर सकते हो बाय फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे। ये वाली बात भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, कि मतलब जो इनिशियल कंडीशन है कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कि जो आदमी जो पार्टी जो मतलब अगर 2 पार्टीज हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट की, तो अगर एक पार्टी कहीं मतलब अननोन तो नहीं है कि वो किस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है। तो बोथ पार्टी शुड बी अवेयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली, एंड किसी को भी आप फोर्स कॉन्ट्रैक्ट इसमें वैलिड नहीं होगा। ये तीनों पार्ट्स हो गए सिविल लिबर्टी के। अभी तक इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी भी पहली क्लास है तो थोड़ा सा इतना अच्छे से मेरे को ये है नहीं। Anyone has any problem right now understanding any of the topic? I think you're great, Yogesh. You are doing greatly. सही पहली हो, लेकिन you are basically explaining very well. Thank you, Sachin. Any of the students? Okay. I will carry on then. इसके बाद मैं पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करूंगा। पॉलिटिकल लिबर्टी को भी दो इसमें मेनली बांटा जाता है। एक आपका ट्रेडिशनलिस्ट व्यू आता है जिसमें पॉलिटिकल लिबर्टी को माना जाता है कि हाउ, मतलब इसको आप अभी लिबरलिज्म में ही रखिए कि हाउ टू कर्ब द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब सभी को पता होगा कि लिबरल थियरिस्ट जो होते हैं वो स्टेट को एक नाइट वॉचमैन स्टेट मानते हैं कि बस बेयर मिनिमम वाली बात हो कि कहां पे आप स्टेट को कर्ब कर सकें। इसके लिए आपका जो ट्रेडिशनलिस्ट व्यू है वो पॉलिटिकल लिबर्टी को इस सेंस में मानता है कि यू शुड हैव राइट टू वोट, एंड आप पीरियोडिक इलेक्शन हो और आप अगर गवर्नमेंट कोई आपको लग रहा है कि आपकी लिबर्टी को या इसको इन्फ्रिंज कर रही है तो आप उस गवर्नमेंट को चेंज कर सको। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में पॉलिटिकल लिबर्टी का थोड़ा सा अलग व्यू सामने आता है। जैसे ये टेंजिबल राइट हो जाता है, एक टेंजिबल राइट ऑफ पीपल हो जाता है कि आप डिसीजन मेकिंग में रिप्रेजेंट हो और आप अपनी जो डिमांड्स हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स के थ्रू
आर्टिकुलेट कर सकें सरकार के ऊपर। इसके लिए एग्जांपल आपका हो सकता है, जैसे इंडिया में अभी मैं बताऊं, अब पॉलिटिकल लिबर्टी की मैं बात करूं, जैसे फार्मर्स मूवमेंट है, तो जो लॉज थे वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा, लेजिस्लेचर द्वारा, इलेक्टेड लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए थे, लेकिन स्टिल पीपल आर्टिकुलेटेड देयर डिमांड थ्रू अ मूवमेंट एंड ऑल 3 लॉज वर रिपील्ड। तो मतलब ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। पहले अगर आप अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी का मानो तो उसमें ये माना जाएगा कि यार अगर गवर्नमेंट ने कोई बिल पास कर दिया है और गवर्नमेंट इलेक्टेड है, आपकी क्या बोलते हैं, आपकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो वो बिल पास माने जाएंगे। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में आपका बाद में भी आपका टेंजिबल राइट रहता है कि यू हैव अ से टू इन योर डिसीजन मेकिंग एंड बाय नॉट डायरेक्टली बट थ्रू योर प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज लाइक दैट। इकोनॉमिक लिबर्टी में जब हम आते हैं तो कैपेसिटी एज ए वर्कर इन द नॉट जस्ट इन लेबर टर्म बट ऑल्सो इन इंटेलेक्चुअल टर्म। तो आपको फ्रीडम रहनी चाहिए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, कितना टाइम काम कर रहे हैं, आपका बेसिक कोई टाइम पीरियड होना चाहिए, मतलब कोई डेली फिक्स होना चाहिए कि आपको कितने आवर तक वर्क करना है। जैसे इंडिया में अभी तक 8 आवर का है, तो ये 8 आवर्स से ज्यादा आप एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट विल इफेक्ट यू नेगेटिवली इन प्रोडक्टिव टर्म्स एंड ऑल्सो इन योर फैमिली वर्क। आपके फैमिली वगैरह में भी आपको इश्यू हो सकता है। तो कुछ इकोनॉमिक टर्म में आपको कुछ बेसिक रहना चाहिए। एक ये रहना चाहिए कि आप अगर आप जहां काम करना चाहें वहां काम करें, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। और अगर क्या बोलते हैं, जो मतलब ये भी है कि जो ऑक्यूपेशन वगैरह है, आप जो ऑक्यूपेशन फॉलो करना चाहते हैं वो करें। आपके ऊपर कोई ये नहीं हो सकता जैसे स्टेट कोई डिसाइड कर ले, जैसे बहुत सारे देशों में आपको मिलिट्री में आपको सर्विस देना होता है। तो ये आपका पॉलिटिकल और हर किसी लिबर्टी का ये माना जाएगा, लॉस माना जाएगा थियोरेटिकल टर्म्स में, कि आप क्या पता आप ज्वाइन नहीं करना चाहते। इसके बाद में सारे जो पर्सपेक्टिव हैं, जो बेसिक लिबरल इंडिविजुअलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, उन पे जाऊंगा लिबर्टी के टर्म्स में। अभी तक सब ओके है? सर वो दूसरी कौन सी पॉलिटिकल लिबर्टी बताई थी आपने? आकाश, आई कैंट हियर यू, कैन यू सर वो पहली पॉलिटिकल लिबर्टी जो ट्रेडिशनलिस्ट व्यू थी, सेकंड वाली कौन सी थी? पहली ट्रेडिशनलिस्ट व्यू में ये था कि आप गवर्नमेंट इलेक्ट करोगे, इलेक्ट करने की सीमित थी। मतलब ये नहीं था कि आप बीच में, आप मानी बात, आपका 5 साल का किसी टाइम ड्यूरेशन है किसी गवर्नमेंट का, आपको 5 साल बाद ही सेम मिलेगा अगर आप कोई अपना ये चेंज करना चाहते हो। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टाइम्स में आप प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू एंड अदर मैकेनिज्म के थ्रू आप अपनी बात, ग्रुप्स जो प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव है, आप अदर मैकेनिज्म से अपनी बात बीच में भी सुनवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको केवल अपनी डिमांड्स चुनाव के टाइम पे ही रखनी। आकाश, इज दैट क्लियर? आकाश, आगे बढ़े। तो लिबरल इंडिविजुअलिस्ट व्यू ऑफ लिबर्टी को हम पहले देख लेते हैं। इसमें आपका पहले एक लिबरल इंडिविजुअलिस्ट में आपका कभी कभी अटलांटिक चार्टर से क्वेश्चन आ सकता है कि अटलांटिक चार्टर में जो 4 फ्रीडम्स थी वो कौन कौन सी थी और कौन कौन से लीडर थे जो प्रेजेंट थे। तो सबसे मेन अटलांटिक चार्टर का आपका रहेगा रूजवेल्ट एंड चर्चिल। इन दोनों थिंकर्स ने अटलांटिक चार्टर साइन किया था और इसमें 4 बेसिक जो लिबर्टी की बात की गई थी, फिर 4 फ्रीडम्स की बात की गई थी, उनमें 2 पॉजिटिव थी और 2 नेगेटिव थी।
तो ये याद रखिएगा। और जहां पे आपको मिलेगा 4, नेगेटिव में रहेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, और पॉजिटिव में रहेगा फ्रीडम फ्रॉम फेयर और फ्रीडम फ्रॉम वांट। ये चीज आप इतनी याद कर लीजिएगा। ये हो सकता है चारों फ्रीडम्स, उनका कैटेगराइजेशन जो पॉजिटिव नेगेटिव में है, लीडर्स। और टाइम भी आप याद कर लीजिएगा, मेरे को लगता है 1942 के आसपास रहा होगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपको बहुत जरूरी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि पिछली बार इससे इतना क्वेश्चन आया नहीं था, तो इसको जोड़ा नोट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे एक नॉर्म यस कैन यू एक्सप्लेन ये जो अभी नेगेटिव लिबर्टी वाला था एंड पॉजिटिव वाला? कैन एक्सप्लेन बट आई हैव टू कवर 2 other topics, so it will take long. नहीं, अभी आपने जो 2 लाइंस बोले थे ना कि ऐसे याद रखना। नेगेटिव इन द सेंस जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, तो ये इंडिविजुअल आपका पर्सनल लाइफ की बातें हो रही है। और जैसे फ्रीडम फ्रॉम फेयर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम वांट तो डायरेक्टली पॉजिटिव लिबर्टी की बात हो रही है, और फ्रीडम फ्रॉम फेयर इन टर्म्स ऑफ लूजिंग योर जॉब्स, इस सेंस में आप अगर सीधा सीधा याद रखें तो 4 हैं। अगर आपको दोबारा एक बार बता दूं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फेयर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। तो 2 में आपका स्टेट इंटरवेंशन कर सकता है, जो लास्ट 2 है। फर्स्ट 2 आपकी रहेंगी, वो आपकी इंडिविजुअल रहेंगी, इस वजह से वो नेगेटिव सेंस में आएंगे। इज दैट ओके? ठीक। तो फिर यहाँ पे आपका जब ओपी का पढ़ेंगे आप, तो इसमें नेगेटिव कॉन्सेप्ट वो लिखता है, नॉर्मन पी बैरी का कोट करके लिखता है कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट फ्लरिश्ड व्हेन इंडिविजुअल आर सफरिंग फ्रॉम आर्बिट्ररी गवर्नमेंट कंट्रोल। तो जो नेगेटिव लिबर्टी ये बात कर रहे हैं, ये ऐसे टाइम पे फ्लरिश हुआ जब इंडिविजुअल गवर्नमेंट या मोनार्क के आर्बिट्ररी इंटरफेयर से बार बार जो इंटरफेयर हो रहा था पर्सनल लाइफ में, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, या फिर ट्रेड में, इस टाइम पे आपका इंडिविजुअलिस्ट पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरुआती टाइम पे माना गया था वो आपका रहेगा फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप नेगेटिव लिबर्टी को पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात होती थी, उसके बाद धीरे धीरे जो अदर टेनेट्स है वो डेवलप होने लगे। और आपको इतना तो आइडिया रहेगा ही, अगर आप इंडिविजुअलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो लिजी फेयर स्टेट का आइडिया रहेगा। और सबसे दूसरा ये रहेगा कि हाँ, सोसाइटी अगर आप इसमें देखेंगे तो सोसाइटी एग्रीगेट रहेगा एटोमाइज इंडिविजुअल का। इस चीज में ये कोई बता सकता है, अगर हम कहें कि हमारी जो सोसाइटी है वो एग्रीगेट है एटोमाइज इंडिविजुअल का, इसका क्या मतलब है? काफी आप लोगों में से पहले पढ़े होंगे ओपी का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लिबरलिज्म के हिसाब से। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब लिबरल थियरिस्ट आप सोसाइटी को कंसिडर करते हैं तो मानते हैं कि सोसाइटी हर इंडिविजुअल सोसाइटी में केवल इस वजह से आता है कि उसके पर्सनल बेनिफिट्स, मतलब मार्केट टाइप समझिए आप सीधे, कि आप कोई किसी चीज की वैल्यू देंगे और कोई प्रोडक्ट रिसीव करेंगे, आपको कोई वैल्यू देगा, आप उसे अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। तो सिंपल है, इससे ज्यादा सोसाइटी का कोई रोल नहीं है, सोसाइटी का आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सिंपल टर्म्स में ये है। एटमाइज्ड मतलब इंडिविजुअल अलग अलग है, एक दूसरे से कनेक्ट केवल मार्केट लेवल पे हैं अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है ढंग से तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा दोबारा से, ये बहुत जरूरी हो सकता है। मतलब मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन लिबरलिज्म से आ सकते हैं। उसके बाद आपको ये कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज सपोर्टेड बाय, ऑलवेज सपोर्टेड बाय इंडिविजुअलिस्ट पर्सपेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो आपका पॉजिटिव व्यू लाया है वो स्टार्ट होता है मिल के आने से, जब मिल ने हार्म प्रिंसिपल दिया है। आपने जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा होगा तो उसमें हार्म प्रिंसिपल पढ़ा होगा, वहां से आपका जो हल्का फुल्का स्टेट इंटरवेंशन की बात होती है। और स्टेट इंटरवेंशन स्टार्ट तो नहीं होता है, लेकिन उसको एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे या फिर एकेडमिक लेवल पे उसको लेजिटिमाइज होना वहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका टीएच ग्रीन, एलटी हॉबाउस, लास्की,
ये इन सभी लोगों ने आपका पॉजिटिव जो लिबरलिज्म की पॉजिटिव स्ट्रीम थी उसको फर्दर डेवलप किया, जो कि आपकी पोस्ट वार मतलब 1940 1950 तक चली। और जितने भी अभी मैंने टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉबहाउस एंड एच.जे. लास्की, इनकी आप सारी बुक्स जितनी आपको मिल सकती हैं एक बार एक किसी कोई लिस्ट बना के क्रोनोलॉजिकली इन सबकी बुक्स लिख दीजिएगा। जितने भी थिंकर्स, अगर मैं यहाँ पे कोई नाम ले रहा हूँ तो थोड़ा नोट कर लीजिएगा और उसके बाद जाके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है अक्सर ऐसे ही। ठीक है, अभी इसमें आपको इजाया बर्लिन का पढ़ना है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो नेगेटिव लिबर्टी को फेवर करते हैं इजाया बर्लिन, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। नेगेटिव लिबर्टी को फॉलो करते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। इवन यहां तक कहते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी इज स्लिपरी स्लोप टुवर्ड्स टोटलिटेरियनिज्म। तो अगर आपके पास टाइम हो अभी तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज ध्यान रखिएगा कि टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी आर गिवन बाय इजाया बर्लिन इन हिज 4, और जो उनकी बुक का नाम है इसमें वो है 4 एसेज ऑन लिबर्टी। तो बुक में आ सकता है कि हु रोट 4 एसेज ऑन लिबर्टी, तो रिटन बाय इजाया बर्लिन। ठीक है, और दूसरा इसमें ये याद रखिएगा कि कहते हैं कि स्टेट कैन ओनली इंश्योर नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी वो मानते हैं कि कोई भी स्टेट इंश्योर नहीं कर सकता, वो इंडिविजुअल के अपने हाथ में। यहीं पे मेरे को दूसरा आपको बेंजामिन कॉन्स्टेंट का लिबर्टी ऑफ मॉडर्न एंड लिबर्टी ऑफ एंशिएंट पढ़ाना, वो भी याद रखिएगा, वो पिछली बार क्वेश्चन आया भी था। लिबर्टी ऑफ मॉडर्न में इंडिविजुअलिस्ट पर्सपेक्टिव आता है। ये लिबर्टी ऑफ मॉडर्न जो है वो रिपब्लिक, आप मान के चलिए कि इंडिविजुअल पे फोकस करता है, आपकी प्राइवेट लाइफ पे फोकस करता है। और जो लिबर्टी ऑफ एंशिएंट है वो आपकी पब्लिक लाइफ पे फोकस करता है और सोसाइटी मतलब एज अ सोसाइटी लेवल पे फोकस करता है। इतना याद रखिए। कोई क्वेश्चन अभी तक? इजाया बर्लिन के बाद आपका रहेगा एफ.ए. हायेक का आप पढ़ लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एंड द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस इस बार थोड़ा न्यूज में भी है, तो थोड़ा इसमें तो नहीं आएगा, पर फिर भी वो आर्टिकल भी एक बार देख लीजिएगा। और जितनी हायेक की भी बुक सारी याद कर लीजिएगा। और हायेक के बाद आपका फ्रीडमैन है और नॉर्विक है। इन चारों की बुक्स, और अगर आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिले तो इनका कॉन्सेप्ट ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा इंडिविजुअलिस्ट पर्सपेक्टिव यहाँ पे खत्म होता है। कोई क्वेश्चन अभी तक? अगर इसमें से किसी को क्वेश्चन है, किसी ने पहले पढ़ा है, कुछ समझ नहीं आया, तो वो मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक थिंकर बताने लगे। भैया अभी आपने ये बेंजामिन कॉन्स्टेंट वाला बताया था ना, तो ये जो मॉडर्न में जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव था, और दूसरा क्या था? तो एंशिएंट में आप पब्लिक लाइफ पे फोकस करते थे। जैसे एंशिएंट में डायरेक्ट बात हो रही है ग्रीक सिटी स्टेट की, जैसे एथेंस की, जहां डेमोक्रेसी थी, वो डेमोक्रेटिक व्यू है। ये जो अब नया वाला है ये रिपब्लिकन व्यू। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो नेगेटिव, जो एंशिएंट वाली लिबर्टी है ना, वो काइंड ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी है, जो लिबरलिज्म में बाद में डेवलप होती है। ठीक है, बेंजामिन कॉन्स्टेंट अर्ली 19th सेंचुरी में लिख रहे हैं, तब तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एंशिएंट में इतना याद रखिएगा कि पब्लिक स्फेयर की बात हो रही है और मॉडर्न में प्राइवेट स्फेयर की बात हो रही है कि हाउ टू सिक्योर इंडिविजुअल्स राइट, ये हो गया मॉडर्न। और जो हाउ टू सिक्योर अ ग्रुप्स राइट, ये हो गया एंशिएंट। इज दैट क्लियर? थैंक्स। One second. ओके, अब हम आएंगे मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम की तरफ। मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम में काफी कुछ है पढ़ने को, लेकिन क्वेश्चन मुझे लगता है जहां तक आएगा वो आपका आएगा कोर्स को लेके, और आपका डायरेक्ट आपकी बुक्स को लेके। बुक्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ सकता है। ये
इससे मतलब मार्क्स से और मार्क्सिज्म से और इस जितने भी आपने मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े होंगे, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, हर जगह आपको मिलेगा। तो उसमें एक चीज याद रखिएगा, बुक्स बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। मतलब मार्क्स और एंजल्स की बुक आपको सारी की सारी जितनी हो सकती है क्रोनोलॉजिकली याद कर देनी है, क्योंकि आप एट द एंड आप देखेंगे कि 4 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ से, तो ये तो बुक्स में आएगा ही आएगा, नहीं या तो आपका मैच वाले में आ जाएगा या किसी तरीके से आ जाएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है मार्क्स और एंजल्स की बुक्स को क्रोनोलॉजिकली याद करना, ठीक है। मार्क्सिस्ट जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का, इसका बार बार आपको जिक्र मिलेगा, लीव फ्रॉम नेसेसिटी टू फ्रीडम। तो ये वाली चीजें याद रखिएगा। इनका मानना ये है कि जो मार्क्सिस्ट जो पर्सपेक्टिव है फ्रीडम का, वो फ्रीडम ज्यादातर इकोनॉमिक टर्म्स पे बोलते हैं। आपको नेसेसिटी, जो आपका फ्रीडम फ्रॉम नीड होनी चाहिए। आप, मेरी आवाज आ रही है? Yes. गीतिका, मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम होगा, वो कहेंगे कि फ्रीडम एक रैशनल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में ही आ सकती है। फ्रीडम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कभी अचीव नहीं की जा सकती, क्योंकि आपकी नेसेसिटी क्रिएट करेगी बार बार। आप अगर एक किसी लेवल तक पहुंच भी जाएं तो आपकी जो नेसेसिटी है वो बढ़ती ही जाएंगी। तो फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटी टू नीड से फ्री होने का मतलब ये है कि जो आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, जैसे आपको बेसिक, अगर हम फूड की बात करें या शेल्टर की बात करें, तो बेसिक चीजों से जब आपसे इससे आपको फ्रीडम मिल जाएगी ना, जब आपकी जो छोटी छोटी चीजें जैसे खाना, रोटी, कपड़ा और मकान हम बोलते हैं, तो अगर आपको इन चीजों से आपको फ्रीडम मिल गई, तब जाके ही आदमी मतलब तब जाके ये फ्रीडम को अचीव किया जा सकता है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन ही अपने आप में ऐसा है कि अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो जो दूसरा एंड होगा, अगर एक पोल पे आपका कैपिटल एक्यूमुलेट हो रही है तो दूसरे पोल पे पॉवर्टी अपने आप बढ़ती जाएगी। ये इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो ये पूरा जो क्रिटिसिज्म होगा कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का होगा। और इसमें आपका एंटे दोरिंग में एक एंजल्स का कोट है, नेसेसिटी इज ब्लाइंड ओनली इन सो फार एज इट इज नॉट अंडरस्टूड। तो अगर मतलब कैपिटलिस्ट इस बात को ये करते हैं कि नहीं, आपकी नेसेसिटी तो आपकी बहुत इरेशनल है, इन चीजों पे है, तो इन चीजों को ओपी गाबा में भी अच्छे से समझाया गया है। और बाकी आप थोड़ा बहुत जो अच्छे कोर्स लगेंगे, मतलब आपको लगेगा ये थोड़ा क्लासी टाइप लग रहा है, तो इसको आप नोट कर लेना। हो सकता है ओपी गाबा से बहुत बार क्वेश्चन देखे जाते हैं कि डायरेक्ट आपके पेपर में आ जाता है। दूसरा एक खास बात इसमें ये है फ्रीडम में, मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट में, इसका ह्यूमनिस्ट बेस पे फ्रीडम की बात करते हैं। तो मार्क्स जब इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट लिख रहे थे तो उसमें एलियनेशन की बात करते हैं। यह है आपका ये आपकी काफी 1884 में लिखी गई है, 1932 में आपका पब्लिश हुई है। तो इस कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे नियो मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, वो जो एलियनेशन वाला, किसी को पता है एलियनेशन मार्क्स का? यस, हाँ भैया पता है। तो कोई थोड़ा सा ये बता सकता है मार्क्स का जो एलियनेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मतलब जो जितना आपको आता है, ऐसा याद तो नहीं रहता हमेशा, फिर भी बेसिक भैया। मतलब अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना चाहे, मतलब क्या हम बोल सकते हैं भैया? हाँ बोलो। हाँ तो भैया, मतलब एलियनेशन का कहने का मतलब ये है कि जो एक बॉर्गियस क्लास या फिर जो लेबर क्लास जो होता है, वो प्रोडक्शन करते करते मतलब वो इतना ज्यादा मतलब वो उस एक मशीन की तरह वो इतना ज्यादा मतलब उसी चीज में खो जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि मतलब वो एलिनेट हो जाता है। मतलब उसको पता ही नहीं रहता है कि एक समय में कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो उसी का द्वारा बनाया गया है। जैसे अगर एक कार है तो कार को, जैसे कार का एक पार्ट जो है, अगर कोई एक लेबर बना रहा है तो अलग अलग लेबर उस पार्ट अलग अलग पार्ट को बना रहे हैं। तो बाद में जब कार उसके सामने पूरी तरीके से बन के आएगी, एक एक पार्ट हर एक लेबर बनेगा, और जब वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा तो वो एक पूरी कार बन के तैयार होगी। तो
एक लेबर को पता ही नहीं रहेगा कि हाँ मैंने जो है इतनी सुंदर कार का जो है एक पार्ट जो है कभी बनाया है। तो ऐसे करके जो है वो क्या होता है कि एक एक करके जो है जो सारे वो रहते हैं वो एलिमिनेट होते जाते हैं। तो इसके द्वारा जो है मतलब उन्होंने मार्क्स ने एक तरीके से जो है वो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझाया था कि ये जो एलिनेशन है इसको खत्म करने के लिए जो है सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो एक तरीके से जो बॉर्जियस क्लास है या फिर बॉर्जियस क्लास नहीं कह सकते तो जो लेबर क्लास है उसको फ्रीडम मतलब आजाद छोड़ दिया जाए कि वो क्या करना चाहता है। उसके ऊपर मतलब जो एक तरीके से उसको लेबर बना के जो जबरदस्ती उससे 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे एक ही चीज में काम करवाया जा रहा है वो उसको फ्री छोड़ देना चाहिए, ताकि वो अपने मन से उसकी जो मतलब जिसमें इच्छाएं उसकी करने की वो भी वो कर सके। और उसमें तो इससे क्या होगा कि वो अलग अलग तरीके से जिस चीज में उसको पसंद, तो वो स्टेट में या मतलब स्टेट की बात तो नहीं करते, मतलब एक कम्युनिटी में जब वो रहेगा कम्युनिज्म में रहेगा तो वो हर चीज में अपना योगदान दे सकता है। तो ये एकदम मतलब सही। एक तरीके से गुड आयुष, आपने अच्छे से समझा है। तो मार्क्स एलिनेशन की बात करते, बहुत अच्छे से बोला है आयुष, कीप इट अप, पढ़ते रहो, लग रहा है पढ़ा है। तो चलो ठीक है, मार्क्स चार लेवल्स पे आपकी एलिनेशन की बात करते हैं। लेबर की, लेबर मतलब जो आपके प्रोलेटेरिएट है, लेबर यहाँ पे वर्ड अजीब है, जो प्रोलेटेरिएट है उनके 4 लेवल पे एलिनेशन की बात होती है। ठीक है, पहला है मैन इज एलिनेटेड फ्रॉम हिज ओन प्रोडक्ट, जो अभी बात की आयुष ने। ठीक है, कि हमें पता ही नहीं होता, असेंबली लाइंस है, एक पार्ट कोई बना रहा है, दूसरा पार्ट कोई बना रहा है। आज की टाइम पे अगर आप करंट फेज ऑफ कैपिटलिज्म देखें तो इवन ये मान के चलिए कि किसी एक कंट्री या किसी एक रीजन में भी कोई पार्ट डेवलप नहीं हो रहा है। जैसे एप्पल का आप सप्लाई चेन देखेंगे तो कोई एक पार्ट चाइना में बन रहा है, दूसरा पार्ट आपका, मतलब ये मान के चलो कम से कम 40 देश से आपका प्रोडक्शन होके स्टार्ट होके फिर लास्ट में कहीं जाके किसी एक असेंबली में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो जो लेबर उन 40 कंट्रीज में अलग अलग जगह में ये बना रहा होगा, कोई पार्ट बना रहा होगा, लेबर कर रहा होगा, तो वो एलिनेट उस प्रोडक्ट से हुआ कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली उसे पता भी नहीं होगा कि जिस प्लांट में वो काम कर रहा है वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है और इससे बनता क्या है। तो इस यार चार्जर कहाँ है, एक सेकंड गाइस। एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन, ठीक है। फिर मैन इज एलिनेटेड फ्रॉम नेचर। फैक्ट्रीज का जो आज का जो कैपिटलिज्म में आपका ये माना जाएगा, जो कैपिटलिज्म में आपका फैक्ट्री कल्चर जो काम है, असेंबली लाइन कल्चर वाला जो काम है, इसमें आदमी नेचर में रह के काम नहीं करता है। आपकी बंद 4 दीवारी होंगी, अगर आप किसी भी टाइम में किसी भी मतलब पिछले 200 साल में कहीं भी देख लेंगे, तो जब फैक्ट्रीज आती हैं तो वो क्लोज एरिया होता है हमेशा। तो नेचर से नेचर से आदमी क्या होता है, एलिनेट हो जाता है इस सेंस में। और उसके बाद है मैन इज एलिनेटेड फ्रॉम थ्रू कंपटीशन, मतलब जो लेबर जो आपस में मतलब आपके अगर किसी फैक्ट्री में 100 वर्कर हैं तो आपस में भी एलिनेटेड है, क्योंकि जैसे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट है कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। तो इसमें क्या होता है, मतलब ये चीज आपका प्रोडक्शन के लिए तो अच्छा है, आदमी ज्यादा मेहनत करेगा कि नेक्स्ट मंथ मुझे बेस्ट एम्प्लॉय बनना है, या नेक्स्ट ईयर मैंने एक भी छुट्टी नहीं लूंगा तो मुझे जीरो एब्सेंट वाला अवार्ड मिलेगा। लेकिन ये चीज मार्क्स के हिसाब से या शायद रियल लाइफ में भी क्या करती होगी कि ये जो कंपटीशन वर्कर्स में आपस में कंपटीशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से मतलब अगर आपका कोई एक सर्कल है, मतलब एक जो आप सेम काम कर रहे हैं, आप लोगों की अच्छी दोस्ती हो सकती थी, दोस्ती या एक इमोशनल बॉन्ड कह सकते हैं, या कोई चाहे रैशनल बॉन्ड हो कह सकते हैं कि आप अपने राइट्स को असर्ट करने के लिए आपका अच्छी जो आपस में बन सकती थी, वो चीज इन मैकेनिज्म के थ्रू, जैसे बेस्ट एम्प्लॉई एंड बेस्ट जीरो एब्सेंटी टाइप अवार्ड से आप क्या करते हैं, ये जो एलिनेट कर देते हैं आपस में ही वर्कर्स को। एंड चौथा आपका एलिनेशन में रहेगा मैन इज एलिनेटेड फ्रॉम हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ रियल्म ऑफ नेसेसिटी। मैं धीरे धीरे आदमी एक मार्क्स ये लिखते हैं कि मैन इज रिड्यूस टू ए लेवल ऑफ एनिमल हो जाता है, क्योंकि आप केवल अपनी नेसेसिटी फॉलो करने के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि आपको किसी तरह सरवाइव करना है।
तो इसमें लास्ट में ये भी इम्पोर्टेंट बात है नोटिस करने वाली कि इसमें केवल ये नहीं कहते हैं, ये कैपिटलिस्ट को भी एलियनेट कहने की होने की बात करते हैं कि ये भी मतलब ये ब्लाइंड रूल ऑफ मनी फॉलो करते हैं कैपिटलिस्ट। एट द एंड वो भी आपका क्या होते हैं, वो भी मतलब मनी के स्लेव हो जाते हैं, तो वो भी किसी न किसी तौर पर एलियनेट होते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखिएगा कि बुक्स वगैरह का मतलब ज्यादा फोकस करना इन चीजों पे उतना ये नहीं है। दूसरा इसमें फिर अगला आता है हर्बर्ट मार्क्यूस का वन डायमेंशनल मैन वाला और मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल वाली बात करते हैं। हेलो, कोई कुछ बोल रहा? हेलो, हाँ, मैं वन डायमेंशनल मैन और एराज ऑफ सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, हर्बर्ट मार्क्यूस की। तो हर्बर्ट मार्क्यूस बेसिकली अगर आप एक लाइन में कहें तो हर्बर्ट मार्क्यूस कहते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी कैन ट्रांसेंड द एरा ऑफ वायलेंस एंड एनार्की एंड बिल्ड अ न्यू सोसाइटी वेयर फ्रीडम विल बी रेन सुप्रीम। तो हर्बर्ट मार्क्यूस एफ्लुएंट सोसाइटीज में बात करते हैं कि मार्क्स की जो प्रेडिक्शन है रिवॉल्यूशन की वो गलत हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो लेबर्स को जो राइट मिले हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा में उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। तो वो कहते हैं कि जो आपका रिवोल्यूशनरी फेज है वो ट्रांसेंड किया जा सकता है फ्रीडम को अचीव करने के लिए, अगर मतलब वेस्टर्न सोसाइटीज कुछ इमीडिएट कुछ उस टाइम पे मतलब 1960-65 में अगर कोई इमीडिएट एक्शंस लेती हैं। ठीक है, तो ये फ्रीडम एस इमेंसिपेशन वाली, इमेंसिपेशन का मतलब कोई बता सकता है? इमेंसिपेशन ओपिगावा में बहुत अच्छे से दिया गया है इमेंसिपेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स 1862। इमेंसिपेशन का मतलब होता है किसी को लीगल, पॉलिटिकल और सोशल रिस्ट्रिक्शन से आपको फ्री करना। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा फ्रीडम एस इमेंसिपेशन में। इसमें ठीक है, ये इतना ही काफी है, फ्रीडम ऑफ इमेंसिपेशन हो गया आपका। फ्रीडम ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो अगर कोई थोड़ा बहुत नोट मतलब बाद में पढ़ना कैसे है बुक को, इसके हिसाब से थोड़ा बहुत कोई कीवर्ड लिखना चाहेगा तो बता सकता है, और कोई पीछे छूट जाएगा तो बता देना। सीबी मैकफिरसन और अमर्त्य सेन दो मेन थिंकर होंगे इसमें। आप दो मेन क्या, यही दो थिंकर हैं जिनको डिस्कस किया गया और इनसे ज्यादा मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फ्रीडम एज डेवलपमेंट का मतलब है कि आपको ये पॉजिटिव लिबर्टी के अंडर में आएगा। फ्रीडम एज डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपको इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है कि वो कोई मतलब वो कुछ अचीव कर सके लाइफ में। इसको इसके लिए उन्हें एक बेसिक जो बेसिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग है उसके लिए ये करना चाहिए। जैसे पावर का अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़े तो बाकी पावर्स रहेंगी पावर ओवर, मतलब आप दूसरे का बिहेवियर कैसे कंट्रोल करते हैं, मतलब ए बी से कैसे कोई काम करवाता है, ये बेसिकली जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पावर में आप मानेंगे तो ये माना जाता है। लेकिन फ्रीडम एज डेवलपमेंट में ये चीज हो जाती है पावर टू। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आया हूँ मैं किसी ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ, बहुत रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए मेरी कि अगर मैं एकेडमिक्स में या यूपीएससी या कहीं भी मैं कुछ अपना करियर अचीव करना चाहता हूँ तो मुझे उसको अचीव करने के लिए पावर दी जानी चाहिए। तो ये हो जाती है पावर टू वाला कॉन्सेप्ट, अपोजिट टू पावर ओवर। समझ में आया यहाँ तक? पावर ओवर और पावर टू का मतलब समझ में आया? नहीं सर, मुझे पावर ओवर, आप अगर ट्रेडिशनल व्यू में अगर पावर को देखेंगे ना तो पावर का मतलब होता है कि कैसे आप किसी का बिहेवियर कंट्रोल करते हो, किसी से वो काम करवाना जो अदरवाइज नहीं करता, ये पावर की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है भैया, तो ये वाला हमारे काम। हाँ बताओ। अब पावर टू का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी चीज करने की इच्छा होती है, मतलब एक तरीके से जो पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो दो मीनिंग में समझाया गया था, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में और एक निगेटिव कॉन्सेप्ट में।
तो जो पावर 2 का जो मतलब होता है उसका मतलब वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में है कि मतलब आपके पास ऐसी पावर हो कि आप कुछ कर सको। जैसे अगर मुझे कुछ खाने की इच्छा है तो मैं उस मेरे पास वो पावर होना चाहिए, मनी का पावर होना चाहिए कि मैं वो चीज जाके कर सकूं। और पावर ओवर होता है कि आप किसी के दूसरे के पावर को ओवरथ्रो कर दो, मतलब कि आप उसके ऊपर कमांड कर सको, उसको डोमिनेट कर सको। तो वो एक तरीके का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। गुड। तो अभी समझ में आ गया। दूसरा कौन किसने क्वेश्चन पूछा था? इसमें मैं आपका ये काम बहुत आसान कर देता हूँ, आपने ये पढ़ना कैसे है, ठीक है? अमर्त्य सेन वाला भी और सीबी मैकफरसन वाला भी। सीबी मैकफरसन में पहली बात याद रखनी है इनकी बुक्स, डेमोक्रेटिक थ्योरी, एसेसिन रिट्रीवल हो गया, इनकी जो जितनी भी पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, ये याद रखना है किसने दिया है? मैकफरसन ने दिया। मतलब अभी आपको लग रहा होगा अक्सर इतनी लंबी क्लासेस में लग जाता है यार क्या ही, लेकिन जितनी बातें बोल रहा हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करना कि जब पढ़ो तो ये चीजें रिवाइज जरूर करना, क्योंकि इनमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। 1 2 3 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से आप मान के चलो आएगा पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है? और दूसरा मैं एक थोड़ा एक्स्ट्रा ये आपको देता हूँ। नॉर्मन बेरी ने मैकफरसन को नियो मार्क्सिस्ट कहा था। आ सकता है कि हु कॉल्ड मैकफरसन नियो मार्क्सिस्ट, इस टाइप में क्वेश्चन आता। तो नॉर्मन बेरी, याद ये वाली चीज याद रखने वाली है। अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ओरिएंटेड फ्रीडम, ये बता सकता है कोई अमर्त्य सेन वाला? भैया वो मतलब अमर्त्य सेन का जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट था, जो कैपेबिलिटीज का था। हाँ भैया उसमें तो उन्होंने ये मतलब सीधे ये बताया था कि जैसे आप किसी को आजाद छोड़ दो ये बड़ी बात नहीं है, आप उसको उस काबिल बनाओ कि मतलब वो आजाद रह के अपने कामों को कर सके। जैसे कि अगर मतलब ये सिंपल अगर भाषा मतलब कि उतना उसको कैपेबल बनाना है। जैसे कि अगर हम एक स्टेट में बात करें तो एक स्टेट में या तो हम एक बंदे को कोई चीज दे दें कि तुम ये काम करो। जैसे कि अगर मैं किसी को जॉब दे दूं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है या फिर कुछ उस काबिल नहीं है, तो मैं उसको 15,000 की जॉब कर दे दूं कि ताकि वो अपना खाना पीना, अपना रहना रोटी कपड़ा मकान का काम वो कर सके। लेकिन उन मतलब अमर्त्य सेन का ये कहने का मतलब है कि हम जो उसको एक मतलब एक तरीके से उसको जो हम पैसा दे रहे हैं, उसको हम डिपेंडेंट बना रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम उसको जो है उस लायक बनाए कि वो आगे चल के खुद से अपना मतलब जो है वो कर सके। उसको हमें मतलब हर चीज देने की जरूरत ना हो। तो हम क्या करेंगे, तो जैसे एक स्टेट उसको पढ़ाए, उसके मतलब उसके इनर सेल्फ को डेवलप करे, उसको कैपेबिलिटी उसकी बढ़ाए, ताकि वो आगे जाके वो खुद से अपनी उस चीज को पा सके, ना कि उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत पड़े। तो इसी को उन्होंने ओके, मतलब इसका थ्योरी ऑफ कैपेबिलिटीज की तरह। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। दूसरा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अमर्त्य सेन कहते हैं कि अगर पॉवर्टी का जो रूट कॉज है ना वो लैक ऑफ मनी नहीं। हमारे दिमाग में अक्सर आएगा कि यार अगर पॉवर्टी का रूट कॉज है कि हमारे पास मनी नहीं है, तो वो कहते हैं कि अगर आप किसी को पैसा दे भी दोगे तो ये इस बात की श्योरिटी नहीं देगा कि वो आदमी पॉवर्टी में नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो फोकस करते हैं कि लैक ऑफ मनी पॉवर्टी का रूट कॉज नहीं है, रूट कॉज है पॉवर्टी का लैक ऑफ कैपेबिलिटीज। आप अगर जो ट्रांसफर अगर आप कैपेबिलिटी बिल्ड करने का काम करेंगे तो वो आपको सस्टेनेबल एक सोसाइटी देगी जिसमें पॉवर्टी मिनिमाइज की जा सके, ठीक है? तो इसीलिए कैपेबिलिटी बिल्डिंग अप्रोच है। ये कहते हैं कि he sought to promote capabilities of everybody। एंड दूसरा ये है कि जैसे डेवलपमेंट है, आज की डेट में जो डेवलपमेंट है वो एक जो पिरामिड का टॉप लेवल है ना, उसमें एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपने बीच में सुना होगा कि यार जो इनइक्वालिटीज है वो वाइडर होती जा रही है, नॉट जस्ट इन इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री, यहाँ तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इवन इन एफ्लुएंट सोसाइटीज लाइक वेस्ट एंड अटलांटिक सोसाइटी जिन्हें हम कहते हैं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की, तो उनमें भी आपका जो वेज गैप है या फिर जो ये चीजें हैं, जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है। इन चीजों में वो कहते हैं कि अगर आप डेवलपमेंट का जो शेयर, अगर जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो उसका शेयर जो लीस्ट एडवांटेज है उसको भी मिलना चाहिए। मतलब डेवलपमेंटल स्टेट होना चाहिए, आप स्टेट डेवलपमेंट को प्रमोट करे, सारी चीजों मतलब फैसिलिटेट करे, जो भी करे, लेकिन एट द एंड जो अगर आपका जो फायदा हो रहा है वो सभी तक पहुंचे, जो सबसे लास्ट में जो व्यक्ति लाइन पे है उस तक भी पहुंचे, इस चीज पे फोकस करते हैं। दूसरा इनकी बुक्स का नाम याद रखिएगा, एक इनका मार्था सी नुसबॉम के साथ है क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये इन दोनों के द्वारा एडिटेड वॉल्यूम है ये।
इसके अलावा अमर्त्य सेन की बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये बहुत जरूरी है याद करने के लिए। हाँ, ये 1000 चार्म्स वाला याद रखना आप। द मेन पर्पज ऑफ डेवलपमेंट इज टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ फ्रीडम एंड टू स्प्रेड इट्स 1000 चार्म्स टू अनफ्री सिटीजन्स। 1000 चार्म्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब वो मेटाफोर यूज करते हैं, वो भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि अमर्त्य सेन मतलब मुझे लगता है कि पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस का बहुत कम ही पेपर होंगे जहां अमर्त्य सेन का क्वेश्चन ना आए। अमर्त्य सेन से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही। ओके, हाँ सेन, ये वाला दूसरा ये गोपी गाबा में कहीं पे लिखा हुआ था, सेम इक्वल्स फ्रीडम विद सोशल जस्टिस, ये वाली लाइन भी याद रखने वाली बात है। तो इसके बाद हम इक्वालिटी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है, और नहीं है तो बहुत अच्छा, मैं मानूंगा कि मैं ही बहुत बड़ा कोई विद्वान हो गया, लेकिन स्टिल किसी को कोई डाउट है तो बता पूछ सकता है। यस सर, आपने एक मैक पर्सन का कोई कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक पर्सन का नहीं है, मैक्स पर्सन पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट देता है लॉक और हॉब्स के लिए। उनकी बुक है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। पजेसिव मतलब पजेसिव तो समझते ही होंगे सभी लोग, बस मेरा है और किसी का नहीं है वाला टाइप ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। उसमें वो एक बुक है उनकी, उनमें वो हॉब्स और लॉक की मतलब जो थियरीज है उनको क्रिटिकली एनालाइज करता है। जूही पूछ रही थी ना क्वेश्चन, यस इज दैट क्लियर? यस सर। एनीवन एल्स? ओके, हम इसके बाद में इक्वालिटी स्टार्ट कर रहा हूं। इक्वालिटी और लिबर्टी को आप ये मान सकते हैं कि बहुत कंटेस्टेड टॉपिक्स हैं। पॉलिटिकल थियरी में हम पॉलिटिकल फिलोसफी में बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको मानते हैं कि कंटेस्टेड है। कंटेस्टेड का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप किसी मतलब किसी डेफिनेशन पे डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हो। आपके इसमें बहुत सारे कंटेस्टेड ये मिलेंगे, हर पर्सपेक्टिव से आपको कुछ दूसरे तरीके से देखने का नजरिया मिलेगा। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना है कि ये टॉपिक्स जो हैं पॉलिटिकल फिलोसफी की, मोस्ट ऑफ द टॉपिक कंटेस्टेड टॉपिक्स होते हैं। ओके, और इक्वालिटी में एक लाइन ओपी गावा में कही थी कि वी आर्ग्यू मैन मस्ट ट्रीटेड इक्वल, नॉट दैट दे आर इक्वल, दे आर इन फैक्ट इक्वल। तो ये बात याद रखना है कि वी आर नॉट इक्वल, नहीं है हम। कोई आदमी छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कलर में सबका अपना अपना चेंज है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि सब गोरे हैं या सब लंबे ही हैं, ये वाला मतलब नहीं। लेकिन बात यह है कि एक बेसिक ह्यूमन जो ये है वो सब में सेम है। तो इस बेसिस पे आपकी जो इक्वालिटी होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, सभी को इक्वल ट्रीट करना होता है। ये मतलब इक्वालिटी एज ए स्टेटमेंट ऑफ राइट, नॉट ऑफ फैक्ट। ये कोई इक्वल ये नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन तो, मतलब थोड़ा बहुत क्या वेरिएशन तो रहता ही है। आपकी जियोग्राफी के हिसाब से, आपकी जेनेटिक्स के हिसाब से बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, बट स्टिल उन वेरिएशन के बाद भी हम इक्वल हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा, ये इस पॉइंट पे बेस्ड इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक ह्यूमन डिग्निटी वाली। इसमें आपका आएगा फाउंडेशनल इक्वालिटी, the ground on which the claim of equality of all human beings is sought to be founded or established। ठीक है, तो जो फाउंडेशनल इक्वालिटी है उसके लिए आप कुछ बेसिक ग्राउंड ढूंढेंगे कि यार कैसे पूरी दुनिया के जो ह्यूमन बीइंग है वो सेम है। तो ये फाउंडेशनल इक्वालिटी का एग्जांपल ये है कि सबका ब्लड का कलर क्या है, रेड है, सब आपस में किसी न किसी फॉर्म में डोनेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम सब बेसिकली वी ऑल आर सेम।
तो इसके लिए जैसे फाउंडेशनल इक्वालिटी का पहला ये क्या होगा, पहला फाउंडेशनल इक्वालिटी का पहला जो लॉजिक होगा वो होगा कि हम सबके ब्लड का कलर रेड है तो हम सब सेम। अगर किसी का ब्लड का कलर ग्रीन निकल गया तो वो आदमी फिर क्या होगा, हमारे इक्वल या हमसे इक्वल नहीं है क्योंकि उसका ब्लड का कलर सेम नहीं है। तो ये फाउंडेशनल इक्वालिटी। इक्वालिटी एज ए मॉडर्न आइडिया में आपको ध्यान रखना है कि इक्वालिटी एज ए मॉडर्न आइडिया में पहले बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन और बिफोर मिडिवल पीरियड ये बात याद रखना है कि इक्वालिटी कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी कि आप जैसे आज की डेट में माना जाता है। मतलब ट्रीटिंग इक्वली वाली बात थी वो एरिस्टोटल वाली, कि जो नोबल है उसको नोबल की तरह ही ट्रीट करना है, जो मासेस है उनको मासेस की तरह ही ट्रीट करना है। तो इन दोनों में कोई इक्वालिटी की बात नहीं होती थी। लेकिन आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड कोई थर्ड बता सकता है थर्ड वैल्यू क्या थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? भैया फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेटर्निटी तो धीरे धीरे फिर हट गई क्योंकि कैपिटलिस्ट कह सकते हैं कि धीरे धीरे जिस हिसाब की सोसाइटी स्टैब्लिश हुई उस हिसाब से फ्रेटर्निटी तो हट गई। लेकिन लीगल इक्वालिटी और लिबर्टी वाली बात चलती रही और वहीं से स्टार्ट माना जाता है बेसिकली इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट की मॉडर्न टाइम में आया है। भैया तो उसके पहले तो एक बार फिर अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ वो हो चुका था ना, फ्रीडम, उसमें भी तो ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल की बात कही गई थी। ऑल मैन आर वो क्रिएटेड 1776 में ही हो गई थी। स्टिल 1819 क्या बोलते हैं 1862। अगर ऑल मैन आर इक्वल तो स्लेवरी काफी लेट अबॉलिश हुई उस हिसाब से। मैं वैल्यू एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, वो तो हो गया ना, ट्रीटिंग इक्वली तो हो गया, वाइट्स वर इक्वल। हाँ ट्रू है, ट्रू। तो माना जाता है कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है तो उसके बाद इनको उस हिसाब की प्रोमिनेंस मिली। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यूजुअली माना जाता है। ओके, इसमें यार एक रूसो की एक बुक है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये काफी फेमस बुक है रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद। इसमें ये इनइक्वालिटी कैसे ओरिजिन हुई इसकी बात करते हैं। तो इतना तो समझाने का टाइम अभी है नहीं, लेकिन फिर भी नेचुरल और कन्वेंशनल जो इनइक्वालिटी है उनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, नेचुरल इनइक्वालिटी में रूसो बात करते हैं, जो मैं अभी कह रहा था कि थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, कोई आदमी शॉर्ट है कोई टॉल है, इस टाइप की सेंस में। ठीक है, तो ये हो गई फिजिकल जो इनइक्वालिटीज हो गई और नेचुरल है। डिफरेंट प्रिविलेज हो गए, डिफरेंट जो इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ हो गई, प्रेस्टीज एंड पावर हो गई, ये कौन सी, ये कन्वेंशनल है, ये नेचर ने हमें नहीं दिए, ये जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू प्रोड्यूस हुई है। इस वजह से ये क्या हो गई, ये कन्वेंशनल नेचुरल सेंस में नहीं है। तो हमें जो कन्वेंशनल इक्वालिटीज हैं वो तो कहते हैं कि हमें कन्वेंशनल इक्वालिटी को कम करने के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। ठीक है, कन्वेंशनल इक्वालिटी और नेचुरल इक्वालिटी में मतलब समझ में आ गया? एक सेकंड यार, ये हो गया। अब आपका आते हैं हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बेसिकली फॉलो किया जाता है लिबरल सोसाइटीज में। इसमें एग्जांपल मिलता है आपको फेयर रेस का, कि रूल्स सेट होने चाहिए, किसी आदमी को मतलब पहले कोई डोपिंग ना करे, कोई रूल्स ब्रेक ना करे, ये चीज होगी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे एग्जांपल ऑफ फेयर रेस की एग्जांपल दिया जाता है कि रूल्स आर सेट, आपको रूल्स पता है, रूल्स क्या है, कोई आदमी, आपको जो स्टेट का काम है वो ये है कि वो ये रूल सेट करे, स्टेट मतलब जो भी गवर्निंग बॉडी होगी वो रूल सेट करे, वो पता करे कि वो मतलब कोई डोपिंग वगैरह कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट ना लेने दे जिसके किसी एक आदमी को ज्यादा एडवांटेज हो। ठीक है, तो ये हो गई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉलो किया जाता है लिबरल थियरिस्ट के द्वारा। इसके अगेंस्ट में होता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम में जो बात होती है वो होती है कि जो आउटकम है किसी प्रोसेस का
जो जैसे रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज हैं वो आउटकम पे बेस्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहे वो फेयर रेस हो, कोई जीत गया हो, कोई हार गया हो, केवल उस पर बात नहीं। जो आदमी हार भी गया है उसको भी आउटकम में कुछ ना कुछ दिया जाएगा, मतलब सांत्वना पुरस्कार टाइप, इस टाइप में आप समझ सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ आउटकम में आपको जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको पूरा करने के लिए, या फिर जो मार्क्सिस्ट जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी है वो इक्वालिटी ऑफ आउटकम का है। जो लिबरल आइडिया ऑफ इक्वालिटी है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बेस्ड ऑन लॉ है, इस टाइप में। ये वाला समझ में आ गया? और फिर आप डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी का बुक में दिया हुआ है। डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी में आपकी आएंगी, पहला है लीगल इक्वालिटी, दूसरा है पॉलिटिकल इक्वालिटी, एंड दो ही है, लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब इन दोनों को मैं एक बार समझा देता हूँ। लीगल इक्वालिटी में यह है कि द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड एज द डिमांड फॉर लीगल इक्वालिटी। आपका जो सबसे पहले जो इक्वालिटी के लिए जो मतलब ब्रिटेन में जो सबसे पहले इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया था मैग्ना कार्टा के द्वारा, वो इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी को लेके था। तो सबसे पहले स्टार्ट लीगल जो ये होता है इक्वालिटी के लिए जो लड़ाई होती है वो होती है लीगल इक्वालिटी के लिए। और जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो तो अभी मैंने बताया है कि जैसे जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन बाद में धीरे धीरे ये आइडिया डेवलप हो। ठीक है, इसके लिए आपको एक दो बुक्स होंगी, उसमें जे.आर. लुकास की बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, ये नोट कर लो, ये मिलेगा नहीं शायद बुक में। और अर्नेस्ट बार्कर की है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। इन दोनों में से आ सकता है। इसके बाद माइकल वाल्जार का कॉन्सेप्ट है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। स्पेयर्स ऑफ जस्टिस में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है, ये भी नोट कर लेना एक बार, अगर टाइम मिले तो पढ़ने की कोशिश कर लेना अगर ये रहा। सोसाइटी ऑफ इक्वल लाइज विद इन आवर रीच, ये इनका एक कोट है। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी और सिंपल इक्वालिटी को अभी पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। और इसके बाद आपका रोनाल्ड डॉर्किन का इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज है, वो भी आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे आप, क्योंकि जस्टिस मेरे पास प्रिपेयर नहीं है यार। कोई और टॉपिक है किसी का, कोई दूसरा ही करना चाहिए? भैया अगर फेमिनिज्म आइडियोलॉजी अगर तैयार हो तो वो पढ़ा दीजिए। यार आइडियोलॉजी तैयार तो है, लेकिन फेमिनिज्म पूरी आइडियोलॉजी एक साथ पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फेमिनिज्म तो कोई सिर्फ और सिर्फ फेमिनिज्म पढ़ाए तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाए। भैया आपने पॉलिटिकल और लीगल इक्वलिटी अलग अलग बताई है, उसको एक बार थोड़ा हाँ, पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी आर बोथ आर डिफरेंट। पॉलिटिकल में लीगल 1% वगैरह होता है, और लीगल में क्या बोल रहे हैं आप? पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन तो 1% 1 वोट इस टाइप के आएंगे ना, और लीगल में क्या आएगा? लीगल लीगल में इक्वलिटी आएगा एवरीवन भी, एबीडाइसी वाला कॉन्सेप्ट है ना, आर्टिकल 14 वाला, एवरीवन इज इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। ओके ओके, उस वाले कॉन्सेप्ट में देखिए आप। ओके, थैंक यू। कुछ कुछ जैसे माइकल वाल्जार वाला, कुछ क्वेश्चन आपने अभी तक किसी ने ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं? हाँ भैया, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू में क्वेश्चन थे माइकल वाल्जर के कॉन्सेप्ट से, मतलब सीधे डायरेक्ट पूछा था कि मतलब कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी को किसने दिया था। हाँ, ऐसा ही आता है। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी हो गया, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गया, फिर लक इगैलिटेरियनिज्म जैसे पिछली बार आया था, तो ये इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज वाला ही है, लक इगैलिटेरियनिज्म। तो इन सब चीजों को मतलब यार एक बात तो मैं बता दूं, सीयूईटी का फायदा ये है, जो लोग अगर थोड़ा लेट भी प्रिपरेशन शुरू किए हैं, मतलब जो इस महीने किए होंगे यार, उनका कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने 2-3 महीने भी पढ़ा है ना, सीयूईटी का पैटर्न ऐसा है, यू कैन क्रैक द एग्जाम। लेकिन अगर 2-3 महीने आपने कंसिस्टेंसी दिखाई है, ठीक है। इसके अलावा कल तो शायद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कल अरुणिमा शायद तुम्हारी क्लास ले, ठीक है। तो
अभी टॉपिक कौन सा पढ़े ये बता दीजिए आप ऊपर। मल्टीकल्चरलिज्म रहेगा, ठीक रहेगा। कोई क्वेश्चन है किसी को? हिंदी मीडियम वाला है? भैया भैया वो तो मल्टीकल्चरलिज्म तो उसमें आ जाता है ना, सिटीजनशिप में, वो ऐसे अलग से नहीं है, मतलब स्पेसिफिक नहीं दिया मल्टीकल्चरलिज्म। क्वेश्चन तो आता है, पर चलो वो छोड़ो। कोई हिंदी मीडियम का है इधर जिसको कोई दिक्कत है? anyone from Hindi medium? राइट्स पढ़े? राइट्स पढ़ने का मन है किसी? हाँ भैया चलेगा। एक बार मैं देख लेता हूँ मेरे पास नोट्स किस चीज के प्रिपेयर्ड हैं, उस हिसाब से मैं बोलता। राइट्स हैं आपकी पर्सपेक्टिव। जी राइट पढ़ा दीजिए। ठीक, एक सेकंड रुको जरा यार, 1 मिनट, मुझे सचिन को कॉल करना है। Okay, I think today we were going to do 3 topics: equality, liberty, and justice. But I think this was from my part that I not communicated this to Yogesh. So today we are just ending here only. We had done I think liberty and equality. We would include justice, rights, and all things in tomorrow lecture. Tomorrow somebody else would be taking the lecture. I hope you had understood the liberty and equality well. आप सबको I think here Yogesh has done it very well, and we would do justice, rights, and state I think tomorrow. ठीक है, तो कल हम वो 3 टॉपिक कर लेंगे, और one day we would take an extra, वो मैंने रखा भी है क्योंकि ये थ्योरी पार्ट थोड़ा सा ऐसा है कि you need time to understand it. So I think liberty equality में कोई क्वेश्चन हो तो you can ask अभी भी if you have any query on from liberty and equality portion, or otherwise we can end our class now. कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है? Okay, fine. So I think Yogesh we should end now. There is no query from student side. शायद इतना अच्छा पढ़ाया होगा तो क्वेरी नहीं बचा कोई। ठीक है, नहीं, आई वाज लिसनिंग, इट वाज बहुत अच्छे से तुमने एग्जैक्टली जो फैक्ट, जो एग्जाम ये होता है कि इस एग्जाम के पास में आपको बहुत जरूरी होता है कि क्या आएगा वो पढ़ना जरूरी होता है। सो योगेश has told you the facts very well. Thanks Yogesh, and we would end now I think. Thanks.